नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मराठी अक्षर भारती कक्षा 10वीं इसमें से भाग 3 से 11वां अध्याय जंगल डायरी यह लेकर आई हूँ। इसे अतुल धामनकर जी ने लिखा हुआ है। आज हम इस लेसन की व्याख्या को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इनका जन्म हुआ 1972 में। यहाँ देखते हैं प्रसिद्ध वन्य जीवक, संशोधक, लेखक आणि छायाचित्रकार। ये वन्य जीवों के ऊपर जो है स्टडी भी करते थे, उनके ऊपर संशोधन भी कर रहे थे और जो है लेखक भी है और छायाचित्रकार भी है। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प मध्ये वाघांचा अभ्यास केलेला है। पिछले 25 साल से वो ताडोबा के व्याघ्र प्रकल्प में जो है वाघों के ऊपर का यानी वाघ यानी लेपर्ड होता है, वाघ यानी टाइगर होता है, सॉरी, टाइगर के ऊपर का अध्ययन किया हुआ है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आदि गुजरातमधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिलेल्या आहे। यानी बहुत सारे जंगल में वो गए हैं और वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। त्यांची वाघ, मृगकथा, नवरंगाचं घरटं, अरण्याचे अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीवन, ताडोबा वाघांचे जंगल, जंगलाची डायरी, मार्जर कथा ही वन्यजीवन विषयक पुस्तके प्रसिद्ध आहे। उन्होंने इतनी किताबें भी लिखी हुई है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केलेले आहे। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन केलेले आहे। लेखक क्योंकि जंगल में जाकर जो है जंगली जीवों के ऊपर जो है स्टडी करता था, इसलिए उन्होंने उनके डायरी में जितने अनुभव, उनमें से एक अनुभव हमें बताया और उसमें भी एक वाघिणी जो है, एक वाघिणी यानी टाइग्रेस जो है वो किस तरीके से अपने बच्चों को पालती है और उसका मातृत्व जो है यानी दयालुपना, उसका ममत्व जो है वो हमको इसमें दिखाई दिया है। तारीख 27/1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30, कोळसा परिक्षेत्र ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर। आज पहाटेच कोळसा वन विश्रामगृहातून बाहर पड़लो। लेखक 27 मई 1997 को सुबह 6 से 9:30 के बीच में यह जो क्षेत्र है वहाँ गए थे, उसके बारे में लिखा था। कोळसा परिक्षेत्र ताडोबा ये चंद्रपुर नागपुर के पास में है। ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प उसको बोला जाता है। अब वहाँ के एक विश्राम गृह में यानी गेस्ट हाउस में जो है लेखक रुके हुए थे और सुबह ही वो बाहर निकले हैं। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले उनको। जब वे बाहर निकले तो उन्हें गाँव में से टोंगे वनरक्षक यानी जो वन की रक्षा करने वाले वनरक्षक होते हैं, वहाँ के गार्ड होते हैं वो, और उनके साथ में उनका एक साथी आते हुए दिखाई दिया। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रास्ता धरला और उन्होंने फिर झरी, एक जगह है अंबा झरी करके, उस तरफ जाने वाला जो रास्ता था वो पकड़ा, उस तरफ जाने लगे। नुकतेच समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला। उसने देखा सामने जाने वाला जो जंगल में काम करने वाला मजदूर वो अचानक ही रुक गया। मी प्रश्नार्थक नजरेनं पाहिलं। आंखों से जो लेखक ने एक प्रश्न उससे पूछा, तर त्यानं रस्त्याकडे बोट दाखवलं। याने लेखक ने पूछा क्या हुआ, तो उसने रस्ते की तरफ उंगली बताई। नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबड्याची ताजी पावलं तिथं उमटली होती आणि अभी जस्ट एक जो लेपर्ड है वो वहाँ से गया था और उसके पैरों के निशान वहाँ थे। हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासभरा आधीच इथून गेला असावा। मी चोफेर पाहिलं पण मला तरी काही दिसलं नाही। वो जो लेपर्ड है वो वहाँ से लगभग 1 घंटा पहले ही वहाँ से गया होगा। इसलिए लेखक ने चारों तरफ देखा लेकिन उसको कुछ दिखा नहीं। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली। लेखक बोलता, अचानक मुझे ऐसा लगा कि जंगल के कोने में कुछ हलचल हो रही है। मी सगळ्यांना हातानंच थांबण्याची खूण केली। उन्होंने हाथ से इशारा करके सबको रुकने के लिए कहा। खूण यानी इशारा करना। दूरबीन डोळ्याला लावल्यावरती हालचाल स्पष्ट झाली। जैसी उन्होंने दूरबीन आँख पे लगाई, वो जो हलचल है वो स्पष्ट हो गई। तिथे एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबडा बसलेला होता। वहाँ एक तेंदू के झाड़ के नीचे बांबू ट्रीज जो थे उसके पास, वहाँ पर जो है बिबड़ा यानी लेपर्ड जो है वो बैठा हुआ था। और तेंदू का झाड़ यानी आपको मालूम है ना, उसके पत्तों से जो है बीड़ी बनाई जाती है। पण त्यांचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हल्ली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। लेखक बोलते, उसका रंग आसपास के वातावरण से इतना मिल गया था, मिक्स हो गया था कि अगर वो अपनी पूंछ नहीं हिलाता तो मुझे वह बिल्कुल नहीं दिखता। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, उसकी पीठ हमारी तरफ थी, त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलेलं नव्हतं। इसलिए उसने हमें अद्याप यानी अभी तक देखा हुआ नहीं था। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज
आवाज़ आला। उतने में जो टोंगे वन रक्षक है उनका पैर एक सूखी हुई लकड़ी पर गिर गया और उसमें से एक कट्ट सा आवाज़ आया, वाडक्या याने सूखी हुई और काटकी याने लकड़ी पर. तिखट कानाच्या बिबट्यानं तो आवाज एकटाच वळून पाहिला आणि एकाच झिपेत तो जंगलात अदृश्य झाला. जो बिबटा होता यानी लेपर्ड होता उसके कान बड़े तेज होते, जरा सी भी आवाज़ हो तो उसको सुनाई दे जाती. उसने वो आवाज़ जो लकड़ी का हुआ कट्ट से वो सुना और देखते ही देखते वो जंगल में कहीं अदृश्य हो गया, भाग गया अंदर, है ना. बिबड्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो. यानी लेखक बोल रहा है अच्छा मैं इसका निरीक्षण कर सकता था, अब मेरे हाथ में का जो मौका है वो निकल गया, इसलिए जो उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का. टोंगे यांना शर्मिंदा झाल्यासारखं वाटलं. टोंगे को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि उनके कारण ही उनका ही पैर जो है उस पर लकड़ी के ऊपर गिरा था. आम्ही लगेच पुढे निघालो. थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता. उन्होंने देखा थोड़े ही डिस्टेंस पर, अंतरावर यानी डिस्टेंस पर रायबा की तरफ एक रास्ता जाता था जो राइट हैंड पे मुड़ता था. तो रास्ता धरला आणि जंगल आणखीनच दाट झाल्यासारखं वाटतं. जैसे ही वो उस रास्ते पे गए देखा कि जंगल और ज़्यादा घना होता जा रहा है, डेंस होता जा रहा है. इथं 2-3 नाले असल्यानं झुडपाची दाटी जास्त जाणवते. वहाँ 2-3 नाले थे और उन नालों के कारण जो है आसपास की जो झाड़ियाँ ज़्यादा ही घनी हो गई थी. तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठल्याही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती. और वैसे भी वहाँ पर वो नाले में जो है पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता था, साचून यानी थोड़ा वहाँ पे गहराई होगी तो वहाँ पानी भरा हुआ रहता था इस साल भर, इसलिए वहाँ पर कोई भी वन्य जीव दिखने की ज़्यादा शक्यता थी. त्यामुळे आता सावधपणे पाऊल टाकणं आवश्यक होतं और इसलिए अब इनको सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं. अभी कल शाम को ही विश्रामगृह पे जब ये लोग गप्पा मार रहे थे एक दूसरे से गेस्ट हाउस में बैठ के, उस समय जो वन रक्षक है टोंगे, उन्होंने बताया था की यहाँ पे एक वाघिणी याने लेपर्ड है और उसके 4 बच्चे अभी हुए हैं. तेव्हापासून मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं. तब से लेखक सोच रहा था कब मैं वहाँ जाऊँ. प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं. अब वो बोलते हैं कि बहुत ही भयंकर गर्मी के दिन, प्रचंड उष्णता यानी भयंकर गर्मी के दिन होने के कारण वाघ के जैसे, क्योंकि ये जो लेपर्ड है वो वाघ की जाति का है ना, टाइगर की जाति का है, बस इसके बॉडी के ऊपर जो है ठिपके होते हैं और वाघ जो होता है उसके बॉडी पर लाइनें होती है ना. तो ये बोलते हैं कि वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच असतं. तो वो बोले की वो पाणी के आसपास ही होगी. तर तसातच लहान पिल्लं असल्यानं त्या वाघिणीला त्या पाण्यापासून जास्त दूर देखील जाणं शक्य नव्हतं. वो बोले क्योंकि छोटे बच्चे तो पानी से ज़्यादा दूर कहीं उनको लेकर नहीं जाएगी. पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर. पर छोटे बच्चे होने वाली जो वाघिण अगर जंगल में हो तो वो सबसे ज़्यादा धोकादायक, सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है. क्योंकि पिल्लांच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई, कारण वो बच्चों की केयर के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए बड़ी केयरफुल रहती है, एकदम चौकस रहती है. कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढं बघत नाही, किसी की जान लेने को भी आगे पीछे देखती नहीं. त्यामुळं सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं. इसलिए वो सूखे हुए नाले में उतरते हुए जो लेखक है उनके मन पर एक अलग सा अनजाना सा डर जो है वो आ गया था. 10-12 पावलं चाललो असू, 10-12 पैर वो चले थे, पावलं याने 10-12 कदम वो चले थे. मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली. बोले 10-12 कदम चलने के बाद ही हमें वहाँ पर बिल्ली के पैर से थोड़े बड़े पैर बड़े आकार के पैर जो है वो वहाँ पर उसके निशान दिखे. मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बघितलं. लेखक ने वहाँ झुककर देखा. ह्या पिल्ल्यांचाच पाऊल खुणा होता, यानी वो वाघिणी का जो पिल्लू है उसके ही वो पैर के निशान थे. त्या पग मार्क्सकडे बघून लक्षात आलं. उन पैरों के निशान की तरफ देखकर ध्यान आया कि ते काल रात्रीचेच आहेत, यानी वो कल रात को ही बच्चे जो है इधर थे. याचा अर्थ स्पष्ट होता. वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांचं याच परिसरात वावरत होती. इसका मतलब एकदम क्लियर था. याचा अर्थ स्पष्ट यानी एकदम क्लियर था कि वाघीण अद्याप यानी अभी भी आपल्या पिल्लांचं ह्याच परिसरात यानी इसी जगह पर, इसी परिसर में, इसी क्षेत्र में रह रही है. आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो. वो बोले अब मेरा बहुत मन होने लगा, मैं बहुत अधीर हो गया, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया उन बच्चों को देखने के लिए. इथून सुमारे 100-125 पावलांवर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहिती होतं. अब लेखक जानता था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर 100-125 कदम चलेंगे तो वहाँ थोड़ा पानी जो है उस नाले में है, तो ही वाघिण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती. और उन्हें लगा ये जो वाघिण है वो वहीं पर मुझे मिलेगी अपने बच्चों के साथ. त्यामुळे आता तिकडं जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं. इसलिए वहाँ जाते समय बहुत सावधानी रखना ज़रूरी था.
ज़मीनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोला साचून होता और ज़मीन के ऊपर सब दूर जो है पतझड़ का मौसम था, शिशिर ऋतु थी, है ना, पतझड़ का मौसम था पानगड़ी का, और इसलिए सब पत्ते जो है नीचे गिर के सूख गए थे। अब उस पर धीरे धीरे चलना, पाए न वाजवता यानी एकदम बिना आवाज़ के चलना बहुत ही बड़ी कसरत की बात थी, यानी बहुत ही बड़ी वो एकदम कठीण काम था वहाँ पे बिना आवाज़ के चलना। पाणवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं। वो लेखक बोल रहे की जैसे जैसे पाणवठा याने नैसर्गिक पाण्याचा साठा जिथे असतो त्या जागेला आपण पाणवठा म्हणतो, यानी जहाँ पे नेचुरल पानी इकट्ठा होता है, किसी ने तालाब वाला बनाया हुआ नहीं होता है, वो नैसर्गिक रूप से बना हुआ होता है, उसमें पानी साल भर भरा हुआ रहता है बारिश का वगैरह, उसे कहा जाता है पाणवठा। तो वो जैसी पास में आया वैसे लेखक का दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लगा। पुढं काय दिसेल, उन्होंने सोचा आगे क्या दिखेगा, या जाणीवेनंच माझा घसा कोरडा पडला, ये सोचकर ही मेरा जो गला है वो सूख गया। वो बोलने लगे कोरडा पडला। इतरांची अवस्था ही काही वेगळी नव्हती, और दूसरे लोग भी जो उनके साथ थे, इतर यानी दूसरे, उनकी भी अवस्था बिल्कुल लेखक के जैसी थी, उनसे कुछ अलग नहीं थी। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकाकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली, यानी हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए आंखों से एक दूसरे को बोला कि भाई चौकस रहो, एकदम चौकन्ने रहो, ध्यान से चलो, है ना। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं। अब जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते समय मन के ऊपर जो है अजीब सा दबाव बढ़ता जा रहा था। कुठंतरी झाडाच्या बुंध्या, जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असं वाटत होतं। ऐसे उनको लगा कहीं तो भी झाड़ के बुंदे में, यानी झाड़ का जो खोड़ यानी मोटा तना होता है उसके पीछे कहीं छुपी हुई होगी वाघिण, या जामुन के जो झाड़ है, जांभळीचा जो झुडपा यानी वो जो झुंड है झाड़ों का, उसके पीछे कहीं लपी हुई होगी, और कहीं गुस्से में वो गुरगुराती हुई हमारे आंग पर एक क्षण में तो नहीं आ जाएगी, ऐसा उनको लगने लगा। वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती। अब अगर हवा से जरा भी पत्ता भी हिले तो उन लोग को ऐसा लग रहा था कि वो आ गई, आता जणू सगळा काळच थांबला असावा। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समय जो है वो रुकी गया असं वाटत होतं। आव अचानक नाल्याच्या पल्लीकडून आलेला या बारीक आवाजानं मी जागीच थबकलो। जैसी आव का आवाज़ आया वैसे ही नाले के बाजू में पलीकडे यानी उस पार इस बारीक आवाज़ से जो लेखक है वो उसी जगह पर रुक गया। जागीच थबकलो यानी जगह पर ही रुक गया। माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला। वो बोले मेरे बदन पे एकदम से काटा आ गया। 1 वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासाचा हा अनुभव हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज़ आहे। वो बोले 1 साल से मैं इन वाघ के ऊपर, इन वाघ प्रकल्प में इनके ऊपर कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से मालूम था कि ये जो है टाइगर जो है, टाइग्रेस का जो है वो आवाज़ है। ती त्या आवाज़ानं आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी। वो आवाज़ देके अपने बच्चों को बुला रही थी। अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज़ आला, और अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे पानी में कुछ धपाक करके गिरा है। मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्यानं थक्कच झालं, और जैसे ही उन्होंने वो नैसर्गिक पानी का जो डबका था उसकी तरफ देखा तो एकदम आश्चर्य हो गया। एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। एक जो पिल्लू, उसका बच्चा जो था वो जांभड़ी वो जो लेखक बोल रहा था ना कि जामुन की जो झुड़पी है उसके अंदर तो कहीं छुपी हुई, तो उसी में उसने बच्चे को छुपा के रखा था, और उसमें से वो बच्चे ने एकदम सरळ थेट याने एकदम सीधे पानी में ही छलांग लगा दी। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली 3ही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली, और बोले उसके पीछे पीछे एक के बाद एक 3 और जितने बच्चे थे, 3 और यानी वो 4 थे ना टोटल, तो वो बच्चे भी जो है धपाधप पानी में उतर गए। आईचा आश्वासक आवाज़ त्यांच्याकरता उत्साह वारं भरणारा ठरला होता। उनकी माँ जो है बहुत देर के बाद उनके पास आई थी, और उसका आवाज़ जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह का संचार करने वाला था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे, है ना, अपनी माँ को अपने पास में देखकर। अब यहाँ पे बोल रही वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपून शिकारीसाठी गेली होती, यानी रात को ही उसने अपने बच्चों को जो है वो जामुन के झाड़ का जो झुड़ुप था यानी समूह था उसके अंदर छुपा दिया था, और वो शिकार के लिए गई थी। या परिसरात दूसरे नर वाघ, बिबड़ा, रानकुत्री असा पिल्ल्यांचा संभाव्य शत्रूंचा राबता होता। वो बोले इस परिसर में, इस क्षेत्र में जो है नर वाघ यानी वाघ यानी टाइगर है ना, वो भी मेल टाइगर, बिबड़ा यानी लेपर्ड, रानकुतरी यानी जंगली कुत्ते, ऐसे कई शत्रु थे जो उनके बच्चों को मार सकते थे, उसके बच्चों को मार सकते थे। त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यक होतं। इसलिए उसको ये खबरदारी यानी ये जो चिंता, काळजी जी त्यांनी घेतलेली होती, यानी वो जो उसको चिंता है वो लेना जरूरी थी। वाघाच्या लहान पिल्लांना तर भक्षकापासून खूपच धोका असतो। वो बोले जो वाघ के जो
छोटे बच्चे होते हैं, ये जो टाइगर टाइगरेस के और लेपर्ड के जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको तो दूसरे जो दुश्मन रहते हैं इनके, जो इनको खा सकते हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा धोका, भक्षकापासून यानी भक्षकांपासून यानी खाणेवाले से, जो इनको खा सके ऐसे लोगों से धोका रहता है. त्यामुळं वाघीण पिल्लाच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते और इसीलिए वो जो वाघिण होती है वो पिल्ले के बच्चों के सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा सावधानी रखती है. दक्ष यानी सावधानी. आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती. अब वो रातभर जंगल में घूम के जो है बच्चों के पास में आई थी. आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्यात कडं झेपावली होती और माँ की आवाज़ सुनकर अभी तक जो छुप कर बैठी हुई थी बच्चे, जो छुप कर झाड़ियों में बैठे हुए थे वो बच्चे खेलकरपणे यानी खेलने के लिए तुरंत उसके बदन पर, अपनी माँ के बदन पर झेप लिया उन्होंने, यानी उसके ऊपर उन्होंने जंप मारी. झेपावली यानी जंप मारी. तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूमधून यानी उतने में ही नाले के लेफ्ट साइड के विरळ बांबूमधून, यानी बांबू के ट्रीज थे लेकिन वो ज़्यादा घने नहीं थे, विरळ थे ना, एकदम यानी दाट नसलेले, अपन जिसको बोलते हैं ना विरळ होते हैं ना, उस बांबू में से मला वाघीण उसमें से उसको वाघीण आती हुई दिखी. ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली. वो सीधे उस पानी के पास में आई और पानी के अंदर घूम के वळून यानी घूम कर बैठ गई. रात्रभराच्या वाटचालीनं ती थकून गेली होती आणि विश्रांती घेत होती. रातभर से वो बहुत थक गई थी और अब वो विश्रांती यानी आराम ले रही थी. पण पिल्लांचा उत्साह आईला बघताच उधाण आलं होतं. पर पिल्लू जो है, उसके बच्चे जो है, वो उनको जो है अपनी माँ को देखते से ही उनके अंदर जो है मन में उत्साह की लहर जो है भर गई थी. तो त्यातील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली. उसमें से एक बच्चे ने तो क्या किया कि अपनी माँ की पीठ के ऊपर ही जो है जंप कर दिया. पण तिथून घसरल्यानं ते धपकन पाण्यात पडलं, लेकिन वो उसकी पीठ पे से फिसल गया और पानी में धपाक से गिर गया. तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली. जैसे ही वो पानी में गिरा धप से और वो पानी उड़कर जो है उस वाघिणी के मुंह के ऊपर गिरा, तो वो मंदपने गुरगुरून यानी जरा धीमी आवाज़ में गुरगुरा कर गुस्से से उसने नापसंती व्यक्त की, यानी उसने आवाज़ निकाला और बच्चों को बोला कि ये जो तुम कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतूगिरी बंद करो, चुपचाप बैठो. पण पिल्ल्यांना त्याच्याशी काहीच घेणं देणं नव्हतं. पण बच्चों को तो उस बात से कोई लेना देना ही नहीं था. त्या आईच्या भोवती ज़बरदस्त दंगा धोपा शुरू झाला. अब उन्होंने उस माँ के आजू बाजू चारों तरफ जबरदस्त जो है मस्ती करना शुरू कर दिया. दंगा धोपा यानी मस्ती. ठीक आहे. साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची 5 महिन्याची पिल्लं होती. यानी कुत्ते के आकार की 5 महीने के बच्चे थे. या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात, जैसे छोटे बच्चे होते मस्तीखोर, तशीच ही खेळकर होती आणि मस्तीखोर थे. एकमेकांचा पाठलाग करणं, मारामारी करणं, पाण्यात उड्या खेळणं, असे खेळ सुरू झाले. वो एक दूसरे का पीछा करते, एक दूसरे को मारते, पानी में जो है जंप करते, ऐसे खेल रहे थे. मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्ल्याला मायानं चाटत होती और बीच बीच में माँ जो है एखादे पिल्ले को, एखादे बच्चे को जो है प्रेम से चाट लेती थी. थोड़ा वेळ बसल्यावरती पटकन उभी राहिली. थोड़ी देर उसने आराम किया, बैठ गई और उसके बाद में तुरंत उठ के खड़ी हो गई. डोकं वळवून तिनं हळूच आव असा आवाज़ केला और उसने पीछे मुड़कर देखा. डोकं वळवून ने पीछे सिर जो है पीछे करके उसने देखा और आवाज़ निकाला, आओ. और हा पिल्लांना मागं येण्याबद्दलचा इशारा होता और ये उसके बच्चों के लिए इशारा था कि चलो मेरे पीछे. लगेच वळून ती चालायला लागली और फिर वो सीधे आगे की तरफ चलने लगी. हिनं जंगलात कुठेतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगाव, नीलगाय, राजडुकराची शिकार साधली असावी. अब वो लेखक बोल रहे हैं कि इसने ज़रूर कोई डियर, कोई जंगली ऑक्स या फिर नीलगाय या फिर जो हॉग रहता है वो इसकी शिकार जरूर की होगी. पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिल्लापर्यंत आणणं शक्य नसतं. परंतु वो जो शिकार उसने की होगी वो बहुत भारी होगा और वो उठाकर बच्चों तक लाना बिल्कुल अशक्य कार्य था. इसलिए त्यामुळं पिल्लांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकाराकडे घेऊन जात होती. इसलिए वो पिल्लों के पास में आई, वहाँ पर घटका भर यानी थोड़ी देर कुछ क्षण पानी के अंदर बैठी, आराम किया और अब वो बच्चों को लेकर शिकार की तरफ जा रही थी. या 4 पिल्लांसोबतच स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करणं आवश्यक होतं. वो बोले कि इन 4 बच्चों के साथ साथ अपने खुद का भी पेट भरने के लिए उसको कंटिन्यू, सतत यानी कंटिन्यू कोई न कोई यानी कोई न कोई शिकार करना बहुत ज़रूरी था. त्या कलेत ती चांगली पारंगत होती और अब वो कला जो है उसको बहुत अच्छे से आ गई थी. वो उसमें बहुत पारंगत हो गई थी, बहुत कुशल हो गई थी, है ना, होशियार हो गई थी.
वाघिणीला नाला पार करून बांबूच्या वाघिणीनं नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। अब वाघिण जो है उसने वो नाला पार कर लिया जिसमें पानी भरा हुआ था, और वो जो है उसने बांबूच्या गंजीत यानी जो बांबू के पेड़ों का जो समूह रहता है ना, उसके अंदर यानी ग्रुप में लगे हुए रहते हैं वो पेड़, तो उसके अंदर गंजीत यानी उस समूह में पैर रख दिया। आत शिरण्याआधी फिर वो बांबू के ट्रीज के बीच में घुस गई आणि घुसने से पहले उसने तिनं वळून पिल्लं सोबत येत आहेत की नाही हे पाहून घेतलं। उसने घूम के देख लिया की पिल्ले जो है बच्चे जो है मेरे साथ आ रहे की नाही। 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती। 2 बच्चे तो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, पण दोघांना अधाप भान नव्हतं। मतलब बाकी के जो 2 दूसरे हैं वो खेल रहे थे, उनको तो अभी तक कोई भान ही नहीं था बिल्कुल भी। वो उनको मालूम नहीं था कि अपनी माँ ने अपने को बुलाया, वो खेलने में ही मग्न हो गए थे। ती पाण्यातच एकमेकाशी खेळण्यात दंग झाली होती। वो जो बच्चे हैं वो पानी में ही एक दूसरे के साथ खेलने में दंग हो गए थे। वाघिणीनं परत त्यांना बोलावणारा आवाज़ काढला, और जो वाघिणी है उसने फिर से उन बच्चों को बुलाने के लिए जो आवाज़ निकालती आओ करके वो आवाज़ निकाला। आईच्या ह्या आवाज़ाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली। जैसे ही दूसरी बार माँ ने आवाज़ लगाया वैसे ही बच्चों ने अपना खेल रुका दिया, थांबवला यानी वहीं पर रोक दिया आणि पळत सुटली और भागते हुए अपनी माँ के पास में चली गई। 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघिण जंगलात दिशेनाशी झाली, और 2 मिनट के अंदर ही उन बच्चों को लेके वो वाघिण जंगल में ऐसी गायब हो गई कि वो दिख ही नहीं रही थी। दिसेनाशी यानी दिख नहीं रही थी। आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती। वो लेखक बोलते हैं कि आज मैंने एक वाघिण जो है उसके अंदर की जो मातृत्व है, उसके अंदर की जो ममता है, उसकी एक अलग ही झलक देखी थी। माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता, और मेरे जितने व्याघ्र से संबंधित उसके स्टडी से संबंधित जितने भी मेरे अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, उसमें भर डालने वाला है। उसमें ये और एक कीमती जो है मेरे पास में अनुभव उसमें आ गया था। मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता, मतलब ये अनुभव उनके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान था। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी ये जंगल डायरी ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आप मिलजुल कर पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपको पूरा मटेरियल देती जा रही हूँ, आप घर में बैठ के आराम से पढ़ते रहिए। और विद्यार्थियों, आपको और कोई दूसरा विषय नहीं, हिंदी मराठी में से आपको क्या चाहिए वो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा लेसन पढ़ना है वगैरह, मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ उसी समय पढ़ा दूँगी। तो अब आप घर में सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद, नमस्ते।